अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ हर कोई जाने की ख्वाहिश भी रखता है। दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं सियाह फार्म की। सियाह फार्म या नीग्रो कौम की तरीक इंसानी तहजीब की सबसे कदीम और कुठन दास्तानों में शुमार होती है। अफ्रीका को इंसानियत का गहवारा कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली इंसानी तहजीबें यहीं परवान चढ़ीं। कदीम दौर में अफ्रीका के बासी हज़ारों साल से खेती बाड़ी, शिकार और दस्तकारी में माहिर थे। मिस्र और माली की कदीम सल्तनतें सियाह फार्म लोगों की शान व शौकत की मिसाल हैं। तंबाकू की दरसगाहें इल्म व हुनर का मरकज़ थीं, जहाँ फ़लसफ़ा, रियाजी और तब पढ़ाई जाती थी। और दोस्तों, गुलामी का दौर 15वीं सदी में जब यूरोपीय ताकतें समंदरी सफ़र में आगे बढ़ीं तो इन्होंने अफ्रीका से लाखों सियाह फार्म इंसानों को ज़बरदस्ती गुलाम बनाकर यूरोप और अमेरिका भेजा। ये गुलाम सख्त मशक्क़त, ज़िल्लत और जुल्म सहते रहे। इन्हें खेतों, कानों और घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये दौर अफ्रीकी गुलामी का सियाह तरीन यादगार है। आज़ादी की तहरीकें 18वीं और 19वीं सदी में गुलामी के खिलाफ तहरीकें उठाईं। कई सियाह फार्म रहनुमा, अदीब, दानशवर सामने आए जिन्होंने आज़ादी और इंसानी बराबरी का नारा बुलंद किया। अमेरिका में इब्राहिम लिंकन के दौर में गुलामी का खात्मा हुआ, लेकिन नस्ली इम्तियाज और जुल्म तवील अरसे तक जारी रहा। 20वीं सदी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और मैल्कम एक्स जैसे रहनुमाओं ने सियाह फार्मों के हकूक़ की जंग लड़ी। नेल्सन मंडेला ने जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ तहरीकी जदोजहद की। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में शहरी हकूक़ की तहरीक चलाई और बराबरी का ख्वाब पेश किया। और दोस्तों, मौजूदा दौर में आज सियाह फार्म लोग दुनिया भर में सियासत, खेल, फ़नून, लतीफ़ा, अदब और साइंस में नुमाया मकाम रखते हैं। बराक ओबामा अमेरिका के पहले सियाह फार्म सदर बने, जिसे तहरीक का एक अहम संगे मेल समझा जाता है। इस सब के बावजूद नस्ली इम्तियाज, तब और अदम मसवात की मसाइल अब भी कई खितों में मौजूद हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो सियाह फार्म लोग दुनिया की सबसे मतनू और तरीकी हैसियत रखने वाली अक़वाम में शुमार होते हैं। इनकी जड़ें कदीम अफ्रीका से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज वो दुनिया के हर खिते में मौजूद हैं। अफ्रीका के मुख्तलिफ खितों में सियाह फार्म कौमें अपनी मखसूस ज़बानों, रिवायात और सकाफ़त के साथ रहती हैं। नाइजीरिया, घाना, माली, एथोपिया, सोमालिया और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक इनकी बड़ी बस्तियां हैं। ये लोग मौसीकी, रक़्स, लोक दास्तानों और रंगीन सकाफ़ती मेलों के लिए मशहूर हैं। गुलामी के दौर यूरोपीय साम्राज्यी ताकतों ने जब अफ्रीका से सियाह फार्मों को गुलाम बनाकर अमेरिका और यूरोप ले जाया तो उन लोगों ने सदियों तक सख्त जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन इन्हीं गुलामों ने बाद में नई तहजीबों और सकाफ़तों को जन्म दिया, जैसे कि अफ्रो अमेरिकन कल्चर, जो आज मौसीकी, रक़्स और अदब में दुनिया भर पर असर अंदाज है। और दोस्तों, अमेरिका में सियाह फार्म लोग शहरी हकूक़ की तहरीक के मरकज़ी किरदार रहे। आज वो सियासत, खेल, मौसीकी, अदब और फिल्म इंडस्ट्री में नुमाया मकाम रखते हैं। यूरोप में भी सियाह फार्म अफराद अपनी मेहनत और सलाहियतों के ज़रिए नुमाया हैसियत रखते हैं। इन्हें समाजी और नस्ली तब का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, मौजूदा दौर में सियाह फार्म लोग न सिर्फ अपनी तहजीब और वारसा महफूज रखे हुए हैं, बल्कि दुनिया भर में तरक्की और जदोजहद की अलामत समझे जाते हैं। वो आज भी बराबरी, इंसाफ और इज़्ज़त के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। और दोस्तों, सियाह फार्म लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी देखी जाए तो सियाह फार्म लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी इनकी कदीम अफ्रीकी जड़ों, सकाफ़त, मज़हब, मौसीकी और रिवायात से जुड़ी हुई हैं। वक्त के साथ साथ ये तर्ज़ ज़िंदगी दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में मुख्तलिफ़ रंग इख्तियार कर चुकी है, लेकिन उनकी शनाख्त अब भी अपनी असल सकाफ़त से वाबस्ता है। अफ्रीका में सियाह फार्म लोग ज़्यादातर देहात या छोटे शहरों में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी इज्तमाई तर्ज पर मबनी होती है, जहाँ ख़ानदान और कबीला सबसे अहम होते हैं। खेती बाड़ी, मौशी पालना और दस्तकारी उनके रोज़मर्रा के काम हैं। मौसीकी, रक़्स और रिवायती लिबास जैसे डैशी की उनकी पहचान है। शादी ब्याह और मेलों में ढोल, तबला और रक़्स लाजमी जुज़ू होते हैं। और दोस्तों, अमेरिका में सियाह फार्म लोग जदीद शहरी ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर अपनी सकाफ़ती जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनकी मौसीकी और खाने दुनिया को मुतासिर किया है।
یورپ میں بھی سیاہ فام افراد اپنی روایتی ثقافت اور جدید یورپی انداز کو ملا کر ایک منفرد طرز زندگی اپناتے ہیں۔ اگر دوستوں ان کے مذہب کی بات کریں تو بہت سے سیاہ فام عیسائیت، اسلام یا مقامی افریقی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ چرچ اور مسجد ان کی زندگی میں مرکزی کردار رکھتے ہیں۔ چرچ میں گایا جانے والا گاسپل میوزک ان کی مذہبی اور روحانی زندگی کی جھلک پیش کرتا ہے۔ سیاہ فام معاشرت میں خاندان اور برادری کی بڑی اہمیت ہے۔ بچوں کی پرورش اجتماعی انداز میں کی جاتی ہے اور بزرگوں کی عزت کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ کمیونٹی سینٹرز، میلوں اور کھیلوں کے مقابلے ان کی سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ اور دوستو، سیاہ فام لوگ موسیقی، رقص، کھیل، فنون لطیفہ اور فیشن میں نمایاں ہیں۔ ان کا لباس رنگین اور ثقافتی نمونوں سے مزین ہوتا ہے۔ ان کے رقص جیسے افریقی ڈانس یا بریک ڈانس دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگر یہاں کام کی بات کریں تو سیاہ فام لوگوں کی محنت اور جدوجہد تاریخ کے ہر دور میں نمایاں رہی ہے۔ ان کا کام مختلف زبانوں اور خطوں میں بدلتا رہا، لیکن محنت کشی اور ثابت قدمی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ غلامی کے دور میں کام، جب افریقہ سے لاکھوں سیاہ فام افراد کو غلام بنا کر یورپ اور امریکہ لے جایا گیا تو انہیں کھیتوں، شکر کی کاشت، کپاس کے کھیتوں اور تمباکو کی کاشت میں سخت مشقت پر مجبور کیا گیا۔ ان سے گھریلو خدمت اور کان کنی کے کام بھی کرائے گئے۔ اس دور میں سیاہ فاموں کی محنت نے مغربی دنیا کی معیشت کو مضبوط کیا، لیکن انہیں کوئی حق یا آزادی حاصل نہ تھی۔ اور دوستو، غلامی کے خاتمے کے بعد بھی سیاہ فاموں کو زیادہ تر معمولی اور مزدوری والے کاموں تک محدود رکھا گیا۔ فیکٹریوں، ریلوے، کانوں اور کھیتی باڑی میں ان کی محنت کو استعمال کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ تعلیم اور شعور کے بڑھنے سے انہوں نے اعلیٰ پیشوں میں بھی قدم رکھا۔ آج سیاہ فام لوگ دنیا کے ہر شعبے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں: سیاست، کھیل، موسیقی، سائنس۔ افریقہ ممالک میں کام۔ دوستو، افریقہ کے دیہاتوں اور شہروں میں سیاہ فام لوگ آج بھی زیادہ تر کھیتی باڑی، دستکاری، ماہی گیری اور تجارت میں مصروف ہیں۔ جدید شہروں جیسے لاگوس، نیروبی، جوہانسبرگ میں وہ آئی ٹی، بینکنگ، تعلیم اور کاروبار کے شعبوں میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور دوستو، سیاہ فام قوم کی تاریخ اور ثقافت دنیا کے مختلف خطوں میں بکھری ہوئی ہے۔ ان کے مسکن، تہذیبی مراکز اور تاریخی مقامات آج بھی ان کی جدوجہد، عظمت اور وارثے کی جھلک دکھاتے ہیں۔ تمباکتو یہ شہر علم دانش کا قدیم مرکز رہا ہے، جہاں مدرسے اور کتب خانے موجود تھے۔ ساؤتھ افریقہ یہ شہر جنوبی افریقہ کے سیاہ فاموں کی جدوجہد اور آزادی کی داستان سناتے ہیں۔ ایتھیوپیا یہ صدیوں پرانی پتھروں میں تراشی گئی گرجا گھر کی عبادت گاہیں ہیں، جو افریقی سیاہ فام عیسائیوں کی مذہبی تاریخ کو ظاہر کرتی ہے۔ تنزانیہ یہ علاقہ تاریخی طور پر غلامی کی تجارت کا اہم مرکز تھا، جہاں سے سیاہ فام لوگوں کو سمندری راستے سے دنیا کے دیگر حصوں میں لے جایا گیا۔ اور دوستو، امریکہ میں وہ کون سے مقامات تھے جہاں سیاحوں کو لے جایا گیا غلامی کے لیے؟ ہیٹرج ٹریل امریکہ میں غلامی اور سیاہ فام شہری حقوق کی تحریک کے مقامات جیسے سیلما اور اٹلانٹا سیاہ فاموں کی جدوجہد کے گواہ ہیں۔ نیو یارک یہ مقام افریقی امریکی ثقافت، موسیقی مرکز، موسیقی اور فنون کا علمی مرکز مانا جاتا ہے۔ واشنگٹن یہاں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے اپنا تاریخی خطاب "I have a dream" دیا تھا، جو سیاہ فام آزادی کی علامت بن گیا۔ اور دوستوں، اگر بات کریں سیاحت کی تو سیاہ فام قوم کی تاریخ، ثقافت اور ورثہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک کشش رکھتے ہیں۔ ان کے آثار، قدیمہ آزادی کی تحریکوں کے مراکز اور رنگین ثقافتی مقامات سیاحت کے شاندار مراکز ہیں۔ مصر اور نوبیا قدیم افریقی تہذیبوں کے اہرام، معابد اور نوبیائی آثار قدیمہ سیاہ فام قوم کے عظیم ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ ایتھوپیا کے چرچ، اکسوم کے قدیم آثار اور کافی کی جائے پیدائش سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جنوبی افریقہ نیلسن منڈیلا کی یادگار، روبن آئیلینڈ اور کیپ ٹاؤن کے تاریخی علاقے نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کو زندہ کرتے ہیں۔ تنزانیہ یہاں کے جنگلی حیات پارک اور سفاری زنجبار کے تاریخی شہر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے مقبول ہیں۔ تو دوستو، ایسے کئی مقامات ہیں جو
सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जह करते हैं। आज दुनिया भर में ब्लैक हेरिटेज टूरिज़्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए लोग सियाह फ़ार्म कौम की तारीख़, जद्दोजहद और सकाफ़त को करीब से देख सकते हैं। और दोस्तों, सियाह फ़ार्म लोगों के लिए वीज़ा और सफ़र। सियाह फ़ार्म कौम क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में बसती है, इसलिए उनके सफ़र और वीज़ा के मसाइल खिते के हिसाब से मुख्तलिफ़ हैं। उनकी बड़ी तादाद अफ़्रीका, अमेरिका, यूरोप में रहती है और ये लोग तलीम, रोज़गार, सकाफ़ती तबादले और सियाहत के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक का सफ़र करते हैं। बेशतर अफ्रीकी ममालिक के पासपोर्ट रखने वाले शहरियों को तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के वीज़ा के हसूल में मुश्किलात पेश आती हैं। उनसे सख्त सफरी शराइत, माली सबूत और स्पॉन्सरशिप तलब की जाती है। ताहम अफ्रीकी यूनियन ने कुछ इक़दामात किए हैं ताकि अफ्रीकी ममालिक के दरमियान बगैर वीज़ा या ऑन अराइवल वीज़ा के सफ़र की सहूलियात दी जा सकें। अमेरिका और यूरोप में बसने वाले सियाह फ़ार्म लोग क्योंकि उन ममालिक के शहरी हैं, इसलिए इन्हें ज़्यादातर वीज़ा मसाइल का सामना नहीं होता, लेकिन तरीक़ी तौर पर ग़ुलामों की औलाद होने के लिए बावजूद सफ़र के दौरान नस्ली तब या इम्तियाज़ी रवैयों की मिसालें सामने आती रही हैं। अगर तलीमी वीज़ा देखा जाए तो सियाह फ़ार्म तलबा बड़ी तादाद में यूरोप, अमेरिका और एशिया ममालिक में तलीम के लिए वीज़ा हासिल करते हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और बरतानिया में स्कॉलरशिप के तहत अफ्रीकी तलबा को तलीम के मौके मिलते हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने वीज़े की बात करें तो अफ्रीका एक वसी बर-ए-आज़म है जिसमें 54 ममालिक शामिल हैं और हर मुल्क के अपने वीज़े के असूल और कवानीन हैं। जो लोग अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में सियाहत, कारोबार, तलीम या मुलाज़मत के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें हर मुल्क के मुताबिक वीज़ा के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। अफ्रीका के वीज़ा मौजूदा जैसे कि सियाहती वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, रिलीजियस वीज़ा, फैमिली वीज़ा जैसे दस्तयाब हैं। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।